हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए हैं 11th क्लास का, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे बोला जाए तो ये जो चैप्टर है 11 के हिसाब से, यदि अपन बात करें एनसीईआरटी मतलब एग्जाम जो आपका होगा 11th क्लास का, या फिर आईआईटी की बात करें, या फिर अपन नीट की बात करें, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो उसके हिसाब से ये चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में से एक भी सवाल आपके नहीं बनने वाला है। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर तो फिर पढ़े क्यों इस चैप्टर को। दिमाग में ये सवाल आता है कि जब सब ये चैप्टर काम का ही नहीं तो इसको पढ़ने का क्या मतलब है। अरे भाई, आपको ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको एक शॉर्ट आइडिया दे देगा कि फिजिक्स एक्चुअली होता क्या है, फिजिक्स की हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट आइडिया दे देगा कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में ब्रांचेस कितनी होती हैं, फिजिक्स के अंदर कौन कौन से बल होते हैं, और फिजिक्स किस तरीके से 11th और 12th के अंदर चलने वाली है, उसका एक शॉर्ट आइडिया, बेसिक्स आपको आइडिया दे देगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। बाकी कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल मेंटोर मंगल पे। तो आइए बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक दिमाग के अंदर, लड़कों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि सर ये जो 11th क्लास जो अपन फिजिक्स, क्योंकि जो नए नए लड़के हैं 10वीं के अंदर उन्होंने ऊपर से पढ़ा हुआ, इतना मतलब डीपली नॉलेज उनको नहीं होता है फिजिक्स के बारे में, उन्होंने चैप्टर पढ़ रखे हैं। लेकिन जब 11th क्लास के अंदर स्विच होते हैं तो उनके दिमाग में एक वहम डाल दिया जाता है कि फिजिक्स जो 11th क्लास के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चा, मैं इतनी गारंटी देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे जो बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो यही है। बस इसकी एक कंडीशन होती है कि आपको इसका जो नॉलेज होना चाहिए वो एकदम बेसिक से होने चाहिए। इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पूरे एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। आपकी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो मतलब सबसे, इससे अलावा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। ये रटने का तो है ही नहीं है, बिल्कुल आपको एकदम समझना है इसको। ठीक है, तो कि सर कैसे कॉन्सेप्ट को समझे या कैसे इस बेसिक्स को अच्छे से करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारे चैनल जो दिया हुआ है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इसे लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और आपको रोजाना जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, आपको रोजाना वीडियोस देखते जाने हैं 1 बाय 1 करके, जैसे जैसे वीडियो। और उसके साथ में जब भी मैं आपको लेक्चर दूंगा उस समय आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और आपको एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से बढ़िया कोई औजार नहीं है दुनिया के अंदर। आप कितनी भी पीडीएफ फाइल पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी नोट्स दूसरों के बनाए हुए पढ़ लो, लेकिन जो आप खुद जो नोट्स बनाते हो और उससे जो आपको समझ में आना है, इससे जो समझ में आपको आने वाला है, इससे बढ़िया कोई दुनिया में चीज नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और आपको साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और कोई ऐसा भी लड़का हो सकता है कि सर मैं तो नोट्स नहीं बना सकता। आलसी प्रवृत्ति के बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मतलब सिर्फ पढ़ना होता है, नोट्स बनाने नहीं होते हैं। तो उनके लिए भी मैंने एक सुविधा कर रखी है कि उनके लिए भी मैंने नोट्स बना करके रखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी एक लिंक दे रखी है, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो हम बात करेंगे उसकी बात करेंगे, और वो चैप्टर नंबर 1 है हमारा अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे, भौतिक जगत। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनकी क्वारीज थी कि सर भौतिक जगत, सर एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम के तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए वीडियोस अवेलेबल नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि जो गाँवों से बिलोंग करने वाले मोस्टली जो लड़के होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उन्हीं के पर्पज़ से मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। और आई होप आपको ये मतलब बहुत अच्छे लगेंगे और आप मेरे को सपोर्ट करते जाइए, मैं आपको भी सपोर्ट करता जाऊंगा और मिलकर के साथ में इस जर्नी को तय करेंगे, एक नए जोश के साथ में, जुनून के साथ में और जज्बे के साथ में। ठीक है, तो भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमारे को जानना पड़ेगा विज्ञान क्या, क्योंकि ये जो फिजिक्स है वो एक विज्ञान की ही ब्रांच है, विज्ञान की ही एक शाखा है, विज्ञान।
क्या है विज्ञान? इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस जो शब्द है वो कहां से आया है? साइंस जो शब्द है बेटा वो कहां से आया है? ये जो साइंस शब्द आया वो एक आया है साइंटिया से। एक ग्रीक भाषा में शब्द होता है साइंटिया, और जिसका मतलब होता है टू नो, किसी के बारे में जानना। कोई भी एवरीथिंग, कुछ भी हो जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ये जो होता है वो होता है विज्ञान। क्लियर है? और संस्कृत भाषा में इसी को बोला जाता है, जानने को ही बोला जाता है विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो इसीलिए इंग्लिश में तो बोला जाता है इसे साइंस, और हिंदी में बोलते हैं इसे विज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान के बहुत सारी ब्रांचेस है। जैसे 10th क्लास के अंदर हमने 3 ब्रांचेस की बात करी थी। एक तो बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान बोला जाता है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और एक हम पढ़ते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। और उसी में से भौतिक विज्ञान की हम बात करेंगे यानी कि फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स, ये जो फिजिक्स वर्ड है वो कहां से आया बेसिकली ना? फिजिक्स वर्ड जो आया है वो आया है फ्यूजिस से। फ्यूजिस, फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, इसका मतलब होता है प्रकृति। फ्यूजिस एक ग्रीक शब्द है और उसी से फ्यूजिस से ही बना है फिजिक्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है नेचर यानी कि प्रकृति। और इसी प्रकृति को संस्कृत भाषा में बोला जाता है भौतिक। संस्कृत में इसी को बोला जाता है भौतिकी, और इसी भौतिकी से बना है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। क्लियर है? यानी कि सिंपल सा मतलब होता है, भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति। यानी कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स होती है जिस मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, या प्रकृति की जितनी भी घटना होती है उनके बारे में अध्ययन करना। ये क्या है? दिस इज अ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स है। ठीक है सर, कैसे प्रकृति की घटना? जैसे अपन बात कर सकते हैं, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये भी क्या है? प्रकृति की एक घटना है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो ये भी क्या है? एक फिजिक्स है। पंखा चल रहा है ना, पंखा घूम रहा है, तो ये भी क्या है? एक फिजिक्स है। जैसे हम बात कर सकते हैं इंद्रधनुष का बनना, जिसके अंदर 7 कलर होते हैं, रेनबो, ये भी क्या है? एक फिजिक्स है, प्रकृति की घटना है। यानी कि फिजिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि प्रकृति या प्रकृति की जितनी भी घटना होती है उनकी स्टडी करना, इसे बोला जाता है भौतिक विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हो गया भौतिकी। अब इसके अंदर क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसकी ब्रांचेस है इसके बारे में बात करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या है, देखिए इसकी अपन बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, या फिर कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की विशेषताएं। भौतिक विज्ञान की विशेषताएं, भौतिक विज्ञान की विशेषताएं, भौतिक विज्ञान की विशेषताएं। ठीक है, भौतिक विज्ञान की विशेषताओं की बात करिए। देखिए जितने भी अपन बात करें, सबसे पहले बात करें इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वो है टू डायनेमिक्स। ये क्या है? एक गतिशील है। इसके जितने भी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी कि इसके जो रिजल्ट है श्योर नहीं है कि जो भी आप रिजल्ट फिजिक्स में जो भी निकल के आएगा वो मतलब फिक्स है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो चेंज हो भी सकता है। ठीक है ना, फिक्स तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अपन बात करें प्रकृति, जैसे अपन बात करें ग्रहों की बात करें, प्लूटो एक ग्रह था, ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या उनको फिक्स कर दिया कि ये ग्रह है, ठीक है। उसके बाद में उन प्लूटो को हटा दिया गया, ये एक बौना ग्रह होता है, फिर उसके बाद में 8 ग्रह कर दिए गए। तो ये क्या है, एक बार फिक्स नहीं किया उन्होंने, फिर वापस में उसको हटा भी सकते हैं। यानी कि फिजिक्स के अंदर जो भी रिजल्ट निकल के आ सकते हैं वो एक डायनेमिक्स रिजल्ट होते हैं, कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है, वो चेंज हो सकते हैं। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके जितने भी नियम है वो क्या है, यूनिवर्सल है। इसके जितने भी नियम हैं वो सार्वत्रिक हैं। सार्वत्रिक का मतलब ये हुआ
कि इसके जो भी नियम हैं वो यूनिवर्सल है। कैसे अपन बात कर सकते हैं? ऐसा है नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पे दो द्रव्यमान होते हैं, उनके ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो F इज इक्वल टू, जैसे दो द्रव्यमान होते हैं, एक द्रव्यमान हमारे पास में m1 है, एक द्रव्यमान m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे जो बल का फॉर्मूला बनेगा, यदि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यदि दो द्रव्यमानों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका फॉर्मूला ये है Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो आप अमेरिका में जाओगे या फिर आप मतलब इंग्लैंड में जाओगे या जर्मनी में जाओगे, वहां पर भी फॉर्मूला दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का यही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जाकर के कोई चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जितने भी फिजिक्स के नियम हैं वो सभी जगह अप्लाई होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ नियम अलग आने वाले हैं और आप अमेरिका में जाओगे वहां पे नियम कुछ अलग आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी नियम हैं वो सारे क्या है? यूनिवर्सल है। जैसे आपके पास में इक्वेशन होती है, अपन गति के समीकरण की बात करेंगे, v बराबर u प्लस at या फिर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो इक्वेशन लगेगी वो इक्वेशन वहां पे जाकर के भी लगने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो कोई अलग से देश बना हुआ है वहां पे कुछ अलग लगने वाला है, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। तो नियम क्या है? इसके सार्वत्रिक है। अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए एकीकरण, एकीकरण हिंदी में अजीबोगरीब नाम होते हैं, इंग्लिश में इसका बढ़िया नाम है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, ठीक है। एकीकरण का मतलब होता है कि कुछ एक नियम ऐसे होते हैं जो बहुत सारी घटनाओं के अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है। कोई एक ही नियम बहुत सारी घटनाओं के अंदर अप्लाई होना, इसे बोला जाता है एकीकरण। जैसे इसी में एग्जांपल को लेकर के चलता हूं जो गुरुत्वाकर्षण वाला है। देखिए अपन बात कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक सेब है जो नीचे गिर रहा है, तो वो किसकी वजह से गिर रहा है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिर रहा है, ठीक है ना। ऐसे कैसे अपन बात कर सकते हैं, तो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये भी किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। वहां पे भी नियम वही काम में आने वाला है, F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एकीकरण, ठीक है ना। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है किसी एक ही नियम का बहुत ज्यादा जगह पे अप्लाई होना। जैसे अपन बात कर सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात करें, ठीक है ना, जैसे अपन बात कर सकते हैं जैसे सूर्य के चारों किसी पृथ्वी का चक्कर लगाना, तो ये भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। किसी भी एप्पल जो होती है, सेब होती है, उसका नीचे गिरना, ये भी किसकी वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। यानी कि किसी एक ही घटना का बहुत जगह पे अप्लाई होना, यानी किसी एक ही नियम का किसी बहुत जगह पे अप्लाई होना, इसे बोला जाता है एकीकरण बोला जाता है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो होती है वो होती है बच्चा, वो होती है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण, न्यूनीकरण, न्यूनीकरण को इंग्लिश में बोला जाएगा रिडक्शनिज्म। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एक ही घटना को समझाना है तो उसके अंदर आपको दो या दो से ज्यादा आपको नियम समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसे बोला जाता है न्यूनीकरण। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप पंखा चल रहा है ना, पंखा घूम रहा है, पंखा गति कर रहा है, तो किसकी वजह से कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, करंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। फिर ये मोशन कर रहा है, कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, मतलब किसी एक ही घटना को समझने के लिए आपको दो या दो से अधिक फिनोमिना पे आपको जाना पड़ेगा, दो या दो से अधिक बातों को समझना पड़ेगा, इसे बोला जाता है न्यूनीकरण। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। एक अपन बात करें मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, मतलब गणित का उपयोग, यानी कि बिना गणित के फिजिक्स अधूरी है आपकी। पहली बात तो ये, यानी कि बिना गणित के आप फिजिक्स की बात ही नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी गणित का जो रियल यूज होता है वो फिजिक्स में होता है, ठीक है ना। किसी भी गणित का रियल यूज होना है वो फिजिक्स के अंदर होता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जितने भी लास्ट में जाकर जो डेरिवेशन किए जाते थे, एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है।
नहीं, गणित का जो वास्तविक उपयोग है वो किस में होता है? फिजिक्स के अंदर होता है। यानी कि बिना गणित के जो फिजिक्स है वो आपकी अधूरी है, हम बात ही नहीं कर सकते बिना गणित के, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गणित का इसके अंदर अनुप्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई भी जो रिजल्ट होता है या डेरिवेशन वो निकल के आता कैसे है? सबसे पहले किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, और फिर प्रैक्टिकल करने के बाद में उसका एक फॉर्मूला डेराइव किया जाता है, और उसके बाद में उसके अंदर मैथमेटिक्स से अप्लाई की जाती है। जैसे अपन बात करें, जैसे सेब होता है वो नीचे गिरा, तो न्यूटन ने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया था कि सेब है वो नीचे गिरा है, तो सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा। उसके बाद में क्या होने वाला बच्चा? उसके बाद में उसकी रिसर्च होगी, उसके एक्सपेरिमेंट होंगे, फिर उसके जाकर के रिजल्ट निकलेंगे, फिर उसका डेरिवेशन मैथमेटिकल एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इस तरीके से पूरे फिजिक्स के अंदर कोई भी जो प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि कोई भी रिसर्च होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये था हमारा भौतिक विज्ञान के अंदर जो विशेषता होती है उनके बारे में हमने स्टडी करी। अब बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्रांचेस की बात करें, फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। भौतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं। भौतिक विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। भौतिक विज्ञान की शाखाएं, देखिए फिजिक्स को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो डिवाइड किया जाता है, इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है, और एक इसकी होती है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, और एक मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है, यानी कि चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, और एक होता है आधुनिक भौतिकी। एक होता है बच्चों आधुनिक भौतिकी। जिस किसी को भी मेरी स्पीड कम लग रही हो तो वो बच्चा इसको डबल स्पीड में देख सकता है, ठीक है ना। इसको बोला जाए इंग्लिश में बोले तो क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स, और इसे बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। या फिर ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है इसकी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, जिसे हम बोल सकते हैं स्थूल रूप, है ना। और इसे बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि सूक्ष्म रूप, स्कोपिक फॉर्म, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ये होता है जिसके अंदर अपन किसी कण की बात कर रहे हैं या किसी पिंड की स्टडी की कर रहे हैं ना, उसके मोशन किस तरीके से हो रहा है उनके बारे में बात की जाती है। यानी कि एक कण हो जो कि एक बड़ा होता है और एक पिंड होता है जो कि मतलब बड़ा है, तो उनके बारे में जो भी अपन स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे चिर सम्मत। आधुनिक फिजिक्स के अंदर क्या होता है, छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो होता है हमारा आधुनिक भौतिकी, जिसे अपन क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। इसी को बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स, जिसके अंदर हम सूक्ष्म जो कण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम स्थूल कणों की बात कर रहे हैं, यानी कि जिनकी जो स्पीड होती है नॉर्मली प्रकाश की स्पीड से बहुत कम होती है। यानी अपन बात करें स्थूल कणों की गति, स्थूल कणों के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना, जिनकी गति प्रकाश की स्पीड से बहुत कम होती है, जिनकी गति प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसे बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे। जो लास्ट सेंचुरी तक जब भी हम स्टडी कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे थे। और एक होता है माइक्रो, जिसके अंदर क्या होता है सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कणों की स्टडी करना, अध्ययन, जिनकी गति
हालांकि प्रकाश की स्पीड होती है उतनी नहीं होती है, लेकिन उनसे कम होती है, अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल भी अपन कह सकते हैं, जिसकी गति प्रकाश की चाल से बहुत कम नहीं, कम होती है, चाल से कम होती है। ठीक है ना, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे तो उन्हें अपन बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, उसके अंदर अपन बात करेंगे। अब बात आती है कि सर इनके अंदर कौन कौन से फिजिक्स की ब्रांचेज है, श्रीसम्मत जो हमारे पास में भौतिक होती है, फिजिक्स होती है, उनके अंदर कौन कौन से ब्रांचेज है उसके बारे में बात करेंगे। आधुनिक जो भौतिकी होती है उनकी मतलब उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी जो फिजिक्स होती है उनकी स्टडी करने वाले हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें जो क्लासिकल फिजिक्स जो है उसके अंदर जो मेन जो ब्रांचेस होती है, एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ एक ऐसे जो नियम थे चिरसम्मत फिजिक्स के अंदर, जो नियम बनाए गए वो नियम कुछ एक ऐसे थे जो हर जगह अप्लाई नहीं हो रहे थे। ठीक है ना, जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उनकी जब मोशन कर रहा है तो उसके जो मास की बात करें तो वो कुछ अलग आ रहा था। ठीक है ना, तो फिर एक क्वांटम फिजिक्स का आविष्कार हुआ और उसके अंतर्गत फिर एक नई ब्रांचेस बना दी गई जिसे बोला गया था क्वांटम फिजिक्स, यानी कि जिसे अपन मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही है, ब्रांचेस आएगी चिरसम्मत भौतिकी के अंदर। आपको कौन कौन से पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है मैकेनिक्स, यानी कि आपको यांत्रिकी पढ़ना है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स आपको पढ़ना है। मैकेनिक्स का मतलब होता है जिसके अंतर्गत आप स्टडी करोगे कण या जो पिंड होते हैं उनकी गति की स्टडी करने वाले हैं, जैसे उनके अंदर उनकी चाल क्या होती है, उनका वेग क्या होता है, उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, उनका फोर्स क्या होगा, कोई भी वस्तु को जब अपन धक्का देते हैं तो कार्य कितना किया जाता है, ये सारी की सारी जो स्टडी करेंगे वो अपन यांत्रिकी के अंदर करेंगे। और आपका जो चैप्टर आपकी जो फिजिक्स की जो 11th क्लास की जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो आधा पोर्शन है वो लगभग मैकेनिक्स का है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे उष्मा गति की। इसी के अंदर एक ब्रांच आती है उष्मा गति की, जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, उनके बारे में बात करेंगे। उष्मा गतिकी के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं, जैसे अपन बात करेंगे वो उष्मा क्या होती है, किस तरीके से उष्मा का प्रवाह होगा, जैसे उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उष्मा गतिकी के कौन कौन से नियम है उनके अंदर अपन बात करेंगे। मेनली कार्नो इंजन की बात करने वाले हैं और एक हम रेफ्रिजरेटर की बात करने वाले, तो वो सारे के सारे उष्मा गतिकी के अंदर बात करेंगे। एक इसी की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम देखेंगे ऑप्टिक्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर जो बच्चा हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के अंदर, हम प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का आवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, ध्रुवण क्या है, और जिसके अंदर अपन सूक्ष्म दर्शय भी पढ़ने वाले, ये सारी के सारे अपन 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। प्रकाश ये आप 11th में पढ़ोगे, मैकेनिक्स का जो पार्ट्स है वो आप 11th में पढ़ोगे, ये भी आप 11th में पढ़ोगे और ये आप पढ़ोगे 12th के अंदर। एक इसी का पोर्शन होता है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, ये भी आप 12th के अंदर पढ़ने वाले हो, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ये भी आप 12th के अंदर पढ़ोगे इसको भी, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखेंगे हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, प्रत्यावर्ती धारा, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हम विद्युत चुंबकीय के अंदर देखेंगे जो कि 12th के अंदर है आपके। तो मेनली जो 4 ब्रांचेस होती है इसकी, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। अपन बात करें ध्वनि, तो ध्वनि जो मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, क्योंकि ध्वनि होते हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसको भी एक यांत्रिकी के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं आधुनिक फिजिक्स के अंदर बात करें, मॉडर्न फिजिक्स की यदि अपन बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी ब्रांचेस की अपन बात करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए इसके अंदर एक तो बच्चा आपको पढ़ना है, इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आप आइंस्टीन का समीकरण पढ़ोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, ये आप 12th में पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, परमाणु हो गया, ये भी आप क्वांटम फिजिक्स के में पढ़ते हो, परमाणु हो गया, एक नाभिक हो गया, वो भी आप इसी के अंतर्गत पढ़ोगे, एक आपका सेमीकंडक्टर हो गया, ये भी आपको इसी के क्वांटम के अंदर आपको पढ़ना है, सेमीकंडक्टर,
यानी कि जिसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी ये भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे जो आते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये भी आपका 12th के अंदर चैप्टर है, ये भी आपका 12th के अंदर है। जो इलेक्ट्रॉनिकी है वो भी आपका 12th के अंदर, यानी कि जो मेजर पोर्शन की अपन बात करें तो आपका जो मेजर पोर्शन है फिजिक्स का वो आपको 12th के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके आगे, अपन बात करेंगे कौन कौन से इसके अंतर्गत एक प्रकृति के अंदर मूल बल होते हैं, कौन कौन से प्रकृति के अंदर मूल बल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो यही है। जो एग्जाम में आने लगी थी एक आधा सवाल जो आपके एग्जाम के अंदर बनेगा, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, कंपटीशन के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण, बल का नाम यहां पे लिखोगे बच्चा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण हो गया। एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल, आपके बुक के अंदर ये टेबल बनी हुई है ना, दुर्बल नाभिकीय बल। एक होता है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय फोर्स, विद्युत चुंबकीय फोर्स। और एक बच्चा होता है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके रेंज की, बल का नाम यहां पे लिखोगे। और एक आपेक्षिक प्रबलता की बात करें, आपेक्षिक प्रबलता, आपेक्षिक प्रबलता की अपन बात करें तो यदि मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी दो आपके पास में द्रव्यमान है, ठीक है, कोई भी आपके पास में दो द्रव्यमान है, उनके बीच में लगने वाले बल का मान यदि प्रबल नाभिकीय बल का मान 1 है, तो उन्हीं दोनों के बीच में लगने वाले विद्युत चुंबकीय की जो बल होता है वो इससे 100 गुणा कम होता है, यानी कि 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब क्या, 0.01 न्यूटन। ठीक है ना, तो बहुत कम बल है इससे ये। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -13 होती है, जो कि इससे बहुत ज्यादा कम है। और यदि अपन उन्हीं दोनों वस्तुओं के बीच में बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 10 की पावर -39, यानी कि बहुत कम बल होता है। गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू होती है, कंपैरिजन देखा जाए यदि प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अपन बात करें परास की, बात करें क्योंकि परास कहां तक, ये मतलब परास का मतलब होता है रेंज क्या होनी चाहिए ताकि उनके बीच में एक बल लगे, तो ये इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, यदि कोई भी दो द्रव्यमान अनंत पर हो तो भी उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार से अपन यदि विद्युत चुंबकीय की बल की बात करें तो इनकी जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, अनंत होती है। इसी प्रकार दुर्बल नाभिकीय बल की बात करें तो इनके बीच में जो रेंज होनी चाहिए, ये जो रेंज होती है वो 10 की घात -16 मीटर नाभिक के अंदर। ठीक है ना, इतनी रेंज होनी चाहिए। और ये बल कब लगता है, जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, 10 की घात -15 मीटर हो। क्लियर है, ये दो द्रव्यमानों के बीच में बल लगता है। ठीक है, ये कोई मतलब ये जो बल होता है आकर्षण प्रकृति का होता है, ये भी ध्यान रखोगे, दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। और कैसी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का। ये वाला जो फोर्स होता है न तो आकर्षण प्रकृति का होता है और न ही प्रतिकर्षण प्रकृति का, न आकर्षण, बस एक फोर्स है सिंपल सा, न आकर्षण और न प्रतिकर्षण, नाइदर अट्रैक्शन और नाइदर नॉर रिपल्सन। ठीक है, अनंत ये जो होता है वो होता है दोनों टाइप का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति आवेशों के बीच में लगता है, ये लगता है द्रव्यमानों के बीच में, द्रव्यमानों के मध्य। ठीक है, और ये वाला जो लगता है आवेशों के मध्य, और इसकी प्रकृति दोनों होती है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण
तथा प्रतिकर्षण दोनों टाइप की होती है और आवेशों के बीच में लगता है। आप लिख सकते हो आवेशों के मध्य। और ये वाला जो होता है फोर्स, आकर्षण का प्रतिकर्षण या फिर आवेशों के मध्य लगता है, दोनों टाइप का हो सकता है। जैसे दो आवेश होते हैं, प्लस प्लस आवेश है, प्रतिकर्षण होगा, प्लस और माइनस है तो उनके बीच में आकर्षण होगा, तो ये होता है। और ये वाला जो होता है नाभिक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के मध्य बल लगता है। ये किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियस के। मतलब अब न्यूक्लियस होते क्या है ये आपको आगे जाकर के समझ में आएगा जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे। न्यूक्लियस के मध्य, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, कैसा होगा? हमेशा आकर्षण प्रकृति। न्यूक्लियस का मतलब होता है वे पार्टिकल जो किसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी नाभिक के अंदर होता है। तो उनके बीच में जो भी फोर्स होता है इसे बोला जाता है प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल, ये जो बल होते हैं इनको बोला जाता है प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू होती है। और यह न्यूक्लियस के मध्य लगता है और हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। अब आगे बात करेंगे अपन विभिन्न प्रकार के संरक्षण कि भाई फिजिक्स के अंदर कौन कौन से संरक्षण हो सकते हैं। कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन इन फिजिक्स, क्या क्या कंजर्वेशन हो सकते हैं फिजिक्स के अंदर। फिर लिख सकते हैं संरक्षण, कौन कौन से संरक्षण अपने काम में आएंगे फिजिक्स के अंतर्गत, उनकी बात करेंगे। कंजर्वेशन, इसके अंदर हमारे को चार टाइप के संरक्षण पढ़ने हैं। एक तो हमारे को पढ़ना है द्रव्यमान का संरक्षण। सबसे पहले बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या होता है बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है कि द्रव्यमान संरक्षित है। किसी विलगित निकाय का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान को न तो आप अलग से पैदा कर सकते हो और न ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण। बहुत जगह ये द्रव्यमान संरक्षण भी अपने काम में आएगा। ठीक है, फिजिक्स के अंदर दूसरी अपन बात कर सकते हैं आवेश संरक्षण। ये भी अपने काम आएगा 12वीं के अंदर। आवेश संरक्षण, ठीक है ना। आवेश संरक्षण यानी कि आवेश, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यानी कि आवेश को न तो आप पैदा कर सकते हो और आवेश को नहीं आप नष्ट कर सकते हो। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, आवेश को आप अलग से कोई पैदा नहीं कर सकते। तो ये होता है एक आवेश संरक्षण। ये भी अपने फिजिक्स के अंदर बहुत जगह काम में आएगा। और एक होता है, और ये तो फिजिक्स की बोले तो मतलब जान है, जान मतलब इसके बिना मतलब बहुत जगह ये अप्लाई होगा, वो होता है संवेग संरक्षण। बहुत जगह काम में आएगा। इसके बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। संवेग संरक्षण, संवेग यानी कि किसी क्या होता है संवेग, अभी आपको दिमाग पे इतना लोड नहीं लेना है सर, हमारे को तो संवेग पता ही नहीं है। जैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ है तो अभी दिमाग पे लोड नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो। अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस एक शॉर्ट आइडियाज हम लेकर के चल रहे हैं कि क्या क्या फिजिक्स के अंदर काम में आने वाला है। वो बस एक हमारा एक इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। जैसे चैप्टर 2 पढ़ेंगे, 3rd पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे स्मूथली, और आप जैसे जैसे एक एक चीज को यदि आप पढ़ते जाओगे और मेरे साथ में कंटिन्यू लगे रहोगे तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ कि आपका फिजिक्स फेवरेट बन जाएगा। ठीक है ना। संवेग संरक्षण अभी दिमाग पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, संवेग संरक्षण कि कोई भी वस्तु होती है उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। इसको देखेंगे आगे, अच्छे से समझेंगे, इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कहाँ ये संवेग संरक्षण काम में आएगा। और एक होता है ऊर्जा संरक्षण, एक होता है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत यानी कि प्रकृति की कुल जो ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है। ये तो आपने एनर्जी कंजर्वेशन तो बहुत जगह अप्लाई होगा। ये भी हमारे मतलब मेन 2 है ये चीजें, फिजिक्स में बहुत जगह पे काम में आएगी, संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। जब अपन कॉलिजन एक टॉपिक पढ़ेंगे टक्कर, तो वहां पे ये संवेग संरक्षण भी अपने काम में आने वाला है।
ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है, यानी कि ऊर्जा को आप न तो अलग से पैदा कर सकते हो और नई एनर्जी को आप नष्ट कर सकते हो, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एनर्जी का मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका ये पंखा चल रहा है ना, कोई फैन चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपको हवा दे रहा है, यानी कि ये जब चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है, विद्युत की वजह से। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किसमें बदल रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाओगे यानी कि आपको एक एनर्जी मिलेगी ना, उसी की वजह से आप दौड़ पाओगे। यानी कि आपने क्या किया, उसी एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपके अंदर से कोई अलग से एक एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं आई है, आपने उसी एनर्जी को कन्वर्ट किया। यानी कि एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, आप अलग से कोई एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, चैप्टर 1 में। आपको मेनली इस चैप्टर के अंदर जो देखना है वो आपको देखना है प्रकृति के मूल बल। इसमें से एक आध आपका क्वेश्चन बन सकता है, कंपटीशन के हिसाब से नहीं बनेगा, वो आपके 11th के जो एग्जाम होंगे हाफ ईयरली उसके पर्पज से बन सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। Bye.